हेलो भाइयों बहनों, आपका स्वागत है यूटी डिबेट्स में। आज आप देख रहे हैं लाइव, ऑब्वियसली नहीं देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और स्वागत करते हैं अपने पार्टनर इन क्राइम आज के मिस्टर पी सिंह जी का। पी सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भैया। वेलकम ऑडियंस अच्छा, को हमारी। लोग जनरली छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कितना फंबल करता हूँ। वो आज के इंट्रो से आपको पता चल गया होगा। तो पी सिंह भाई, मूवी देखी आपने धुरंधर? हाँ भैया देखिए, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मुझे तो दोबारा से देखने का मन कर रहा था, लेकिन फिर समय नहीं मिला वापस से जाने का, तो मैंने कोई दूसरा जुगाड़ लगाया, लेकिन देख लिया फिर मैंने दोबारा। चलो, वेरी गुड। तो देखिए भाइयों, जो लोग कहते हैं कि वीडियोस बना के डालो, आज के बाद वो शायद ऐसा कोई सजेशन नहीं देंगे कमेंट्स में। क्योंकि जनरली जो यूट्यूब वीडियोस होती है उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी हाई होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और क्या कहते हैं उसको, मतलब मीम्स वगैरह आ रहे होते हैं बीच बीच में। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पे आपको इस वीडियो में खांसी सुनने को मिलेगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। और पीसी की तरफ से घर मेरे यहाँ वालों के का बैकग्राउंड नॉइस। तो भाई वो काम चलाना पड़ेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि आज टाइम मिला है, बट ये है कि मेरी स्ट्रीम का दिन नहीं है आज। और स्ट्रीम के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रीम जब हो रही होती है तो यूट्यूब उसको पुश करता है, स्ट्रीम होने के बाद वो वीडियो की तुलना में उतना पुश नहीं करता है लाइव स्ट्रीम्स को। इसलिए कोप करिए, बेयर विद अस। तो आज भाइयों हमारा टारगेट है ध्रुव राठी, क्योंकि जनरली जो नॉन रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं वीडियोस नहीं बनाता। या तो मैं वीडियो बनाता हूँ रिलीजन्स पे, और या तो मैं अपने धर्म पे। बट ये है कि इस चिरकुट ने जो कुछ किया है वो अधर्म से कम नहीं है। और इसने एक रिलीजन को सपोर्ट करने का भी ट्राई किया है, तो उसको भी डिबंक करना ज़रूरी है। शुद्ध हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ध्रुव राठी और उसके फैंस तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनको समझ में भी आए। तो पी सिंह, जैसे ही आपकी परमिशन हो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल एकदम से जो एक वर्ड फ्लो होता है नॉर्मल वीडियोस में, ताकि ताकि मेरे व्यूअर्स मुझे दोबारा वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट ना करें, मैं वर्ड फ्लो तोड़ते हुए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मूवी का तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था? तो हम ओके, स्पॉइलर हो जाएगा शायद, लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे भी काफी टाइम हो गया। तो एक जब वो 9/11 का अटैक हो रहा था, और मतलब वो सेलिब्रेट करना नहीं चाहता था सबके साथ में, वो देख रहा था, लेकिन फिर भी बस दिखाने के लिए वो ऐसे नारे वारे लगा रहा था, और वो वाला फेवरेट सीन था मेरा भैया। तो आप लोगों ने देखा ब्रह्म राक्षस का दिमाग, मुझे बहुत तेज खांसी आ रही थी, और कैसे मैंने पी सिंह से एक क्वेश्चन पूछ के म्यूट करके अपनी खांसी छुपा ली। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे फैक्ट्स और गंदे गंदे जोक्स के साथ रिव्यू। इस वीडियो को खतना कर देते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जी को शायद ज़्यादा पसंद आएगा तब। ये कमेंट्स तक डिलीट करता है भैया, ये तो वैसे नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली और मैं इसके लिए इसको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कमेंट्स तो मैं भी डिलीट करता हूँ। लेकिन वो कमेंट जो होते हैं वो बड़े अभद्र होते हैं, और जो भगवान देवी देवताओं आदि पे के लिए हाँ वैसे अपशब्दों वाले। का यदि उपयोग किया जाता है, हाँ, तब। बट ये कि 4000 कमेंट्स डिलीट करने की नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि इतनी गालियां, स्वयं गालियां, खुद गालियां खाने के बाद मुसलमानों ने भी मुझे नहीं दी, जितनी इसके खुद के सपोर्टर्स ने इसको दी है इसके इस वीडियो में। और रीजन आपको पता चलेगा। और भाइयों, बहुत डिटेल्ड वेल रिसर्च्ड वीडियो होने वाली है, तो प्लीज शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हाइप भी करिएगा। पी सिंह भाई, शुरू करते हैं। हाँ भैया। इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि जैसा कि देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स ऐसा कॉपी नहीं करना चाहता, बट ये है कि बहुत लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया है, इसलिए पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि बवंडर होता है। बवंडर होता है
और भवंडर नहीं होता है। अब देखिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बट ये है कि कुछ भा से शुरू होने वाले शब्दों से कुछ लोगों को इतना प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो होते हैं भा से शुरू होने वाले वो शब्द जो ब्रह्म राक्षस जनरली लाइव स्ट्रीम्स में बहुत ही यूज़ करता है ऐसे मुसलमानों के लिए जो अपने लॉजिक पे नहीं टिके रहते। और यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो वो भा, भापेओ की मात्रा होती है पहले अक्षर में, और डी पे जाके खत्म होता है। तो भाई भवंडर नहीं होता है, बेसिकली बवंडर होता है। कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी ही कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम अच्छा यार पी सिंह, मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम फैलेसीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम मुझको बताना कि कौन सी फैलेसी कहते हैं इसको, ठीक है। मान लो यूरिनल देखा है तुमने पी सिंह? हाँ, यूरिनल जहाँ पे लोग मूतने जाते हैं। नहीं, मैं ध्रुव राठी के मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो टॉयलेट्स, हाँ बेसिकली जैसे आप कभी थिएटर में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स भी बनी होती है, वहाँ पे एक यूरिनल होता है जहाँ पे आपको सिर्फ मूतना चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है, कोई ये आर्गुमेंट दे रहा है कि नहीं आपको यूरिनल में मूतना नहीं चाहिए, और अपने उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है कि अगर तुम आर्गुमेंट के लेवल पे यूरिनल में मूतने को सपोर्ट करते हो तो ये यूरिनल है, मैं उसमें जाके हग दे रहा हूं, अब क्या तुम इसको भी सपोर्ट करोगे? तो इसको कौन सी फैलेसी कहते हैं? ये तो भी कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, ये तो लाइक वैलिड वो ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है इसका कुछ। इसको बेसिकली स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहते हैं, क्योंकि ये चिरकुट धुरंधर को मतलब खराब बताने के लिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि उस सरकार के समय में और एनडीए के सरकार के समय में भी जो मिनिस्टीरियल लेवल है, जो गवर्नमेंट लेवल है, उस पे क्या क्या चूक हुई थी, उसकी वजह से कौन कौन से आतंकवादी हमले हुए थे, किसी का नाम नहीं लिया गया है, ना किसी की शक्ल दिखाई गई है, ना किसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे वीडियो में आगे बताएगा कि मनमोहन सिंह जी को इम्प्लाई किया जा रहा है, ऐसा कुछ किया नहीं गया है। लेकिन अपने उसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये नरेंद्र मोदी का सीधे रिसेम्बलेंस वाला एक एआई कैरेक्टर दिखा के बता रहा है कि अगर तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो तो इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ वैसा ही काम कर रहा हूं। नहीं मेरे ध्रुव राठी, हम यूरिनल में मूतने को सपोर्ट कर रहे हैं, आप यूरिनल में जाके हग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप यूरिनल में मूतने का सपोर्ट करते हैं तो मेरे हगे हुए का भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भी कुछ वैसा ही काम है। इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। ध्रुव राठी, पी सिंह, इस पे कुछ कहना है आपको? मैं वही सोच रहा था भैया कि ये किस मूवी की बात कर रहा है, क्योंकि मैं मूवी देख के आया हूँ और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये दिखा रहे हैं या जो बोल रहे हैं। कतई 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 घना चूतिया है भाई ये। आगे चलते हैं। बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या?
मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए, फिर भी यह हमला कैसे हो गया? बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। समझ रहे हो पी सिंह? हाँ भैया। एग्जैक्टली यही यूरिनल में की गई वो टट्टी है जिसको ध्रुव राठी कह रहा है कि ये भी सिमिलर ही है। अगर आप जो घटनाएं हुई हैं, जो दुर्घटनाएं हुई हैं देश के साथ, उनको दिखाने का समर्थन करते हैं और सरकार की नाकामयाबी उनको रोकने में वो दिखाने का सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये दिखा रहा हूं जिसमें मैं सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को गद्दार बता रहा हूं, ये भी कुछ वैसा ही है। नहीं, ध्रुव राठी नहीं। अगर कोई यूरिनल में मूतने का समर्थन कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसी यूरिनल में आपकी की गई विष्ठा का भी समर्थन करेगा। आपको उस कॉम्प्लेक्स से, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, उस सिनेमा हॉल से या उस पब्लिक यूरिनल या टॉयलेट से लात मार के निकाल दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको पकड़ के कहा भी जाए कि साफ कर इसको, साफ कर इसको। और वही आज हम कहने वाले हैं। आपका कान पकड़ के ये आपको कहने वाले हैं कि ये जो आपने हगा है यहां पे, उसको साफ करिए, क्योंकि दोनों चीजें सेम नहीं है। वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया, क्योंकि इतने इनपुट्स आने के बाद भी जब अटैक हो गया और जब आर्मी तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी रिटेलिएट करने के लिए, तो कांग्रेस ने रिटेलिएट नहीं किया। कांग्रेस लग गई इसको हिंदू आतंकवाद बताने में, बुक्स निकालने लग गए कि नहीं, ये जो कसाब है वो तो हिंदू है और ये आरएसएस ने करवाया है। और कहीं भी मनमोहन सिंह का नाम लेके उनको गद्दार नहीं कहा गया है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी देखी नहीं है। पी सिंह, इस पे कुछ कहना है? हाँ, जब वो वाला इंसिडेंट आता है भैया, जब वो ये पर्टिकुलर वो बोलता है पॉइंट कि अपने ही लोग अपने गद्दार हैं, तो उसके पहले उसका कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिखाया जाता है कि कोई था जो कि दुबई में गया था, वो नोट वोट वाला इशू है आई थिंक, उसके बाद जाकर के वो बोलता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट अगर आप मूवी देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि किस बारे में बोला जा रहा है। एग्जैक्टली उसको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पी सिंह। चलो आगे चलते हैं। बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म? मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में इसमें ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि रियल इवेंट्स पे अगर बेस्ड कोई मूवी होती है, उसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो उससे प्रोपेगेंडा बनाने में आसानी होती है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देना चाहता हूं कि ऐसा करके एक्चुअल प्रोपेगेंडा कब कब किया गया था और आपने कब कब उसको सपोर्ट किया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो बिहार के उस समय के बिहार के, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, उनके रियल लाइफ माफिया फैमिलीज पे बेस्ड थी। जो फैजल खान का कैरेक्टर है वो फहीम खान पे बेस्ड है। जो रामधीर सिंह जी का कैरेक्टर है वो सूरज देव जी पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स या इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स कह के अनुराग कश्यप ने इतनी औरत के बच्चों वाला काम किया, इतना औरत के बच्चों वाला काम किया कि जो एक्चुअल घटना है कि उसमें वासेपुर के मुसलमान धनबाद की एक लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं और सूरजदेव सिंह पूरे वासेपुर को ब्लैकमेल करते हैं लड़की लौटाने के लिए।
और वो अपनी पावर का यूज करके उस लड़की को वापस भी ले आते हैं। अब इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स कह के कुछ चीजों को रियलिटी पे बेस करके ये दिखा दिया गया कि नहीं, मुसलमान बचाने गया था, वासीपुर का मुसलमान बचाने गया था और धनबाद का एक हिंदू उसको किडनैप करके लाया था, लड़की को उसके साथ दुराचार करने के लिए। ये मक्कारी है। आप चक दे इंडिया का सपोर्ट करते हैं, उसमें जो कबीर खान नाम का कैरेक्टर है जिसको मुसलमान बना दिया गया, वो कैरेक्टर एक्चुअली इंस्पायर्ड है नेगी जी से, जो एक्चुअली हमारे इंडियन हॉकी टीम के कोच रहे हैं, जिनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया। जिस मूवी को आप रिकमेंड भी करने वाले हैं, इसमें वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हम आगे चल के आपको बताएंगे अगर आपकी इंफॉर्मेशन में कमी हो। लोग कहते हैं अब देखो, इनफैक्ट मेरी बीवी भी कहती है कि जहां मतलब कुछ जगह एग्री कर लिया करो, ताकि उससे थोड़ा सा वीडियो बहुत अप्रोचेबल बन जाती है, उनके लिए भी अप्रोचेबल बन जाती है जो तुमको अपोज करते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं झूठ को, मक्कारी को मैं नहीं कर पाता भाई, मैं न्यूट्रल नहीं दिख पाता। आगे इनकी और तोड़ी जाएगी। कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। अब इनको इस सीन से प्रॉब्लम है जहां पे बताया गया है कि हाँ, एक दिन ऐसी सरकार आएगी जब हम एक्ट अपॉन कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं है ब्रह्म राक्षस, अब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा अग्री कर जाओ ताकि ध्रुव राठी फैंस को भी लगेगा कि नहीं चूतिया पाए। क्योंकि एक्चुअली जब 26/11 का अटैक हुआ था, जहां पे हमारे इतने लोग मारे गए थे, उसके बाद एयरफोर्स चीफ तैयार थे अटैक करने के लिए पाकिस्तान पे, लेकिन आपकी कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया, जिसका आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देशभक्त सरकार है, इसलिए जितने भी प्रोमिनेंट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जहां पे प्रूव हो गया है कि वो अटैक सच में पाकिस्तान की तरफ से था, वहां पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। इसलिए एक्चुअली जो इंटेलिजेंस हमारा काम कर रहा है, उनके इंटेलिजेंस के, उनके एफर्ट्स का फल मिल रहा है। क्या हमारे इंटेलिजेंस को उस समय नहीं पता था कि 26/11 के लोग कहां से आए थे, कैसे थे? क्या उन लोगों ने नहीं पता लगा लिया था? लेकिन क्या उसका कोई फल मिला उनको पता लगाने का कि कौन से आतंकवादी थे, कहां से थे, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थे? नहीं मिला। इसलिए अगर उस समय दिखाया गया है कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स और ऑफिशियल्स वेट कर रहे हैं देशभक्त सरकार आने का, ताकि उनके इंटेलिजेंस का कुछ यूज करके बदला लिया जा सके, सजा दी जा सके उनको जो परपेट्रेटर्स हैं। तो हाँ, यहां पे आप फिर से यूरिनल में हग रहे हैं, और इतना हग चुके हैं कि यूरिनल भर चुका है और बाहर टपक रही है आपकी टट्टी। और यूरिनल में हगते हुए खुद को दिखा के आप इस बात को आर्ग्यू नहीं कर सकते कि यूरिनल में मुता भी मत करो। कुछ कहना है पीसिंग इस पे? नहीं भैया, कंटिन्यू। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा, क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें? पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली मतलब होता है कि सेम एज आई एम थिंकिंग, what you just said is same as I am thinking। उसके बाद आप एग्जैक्टली कहते हैं, और अगर आप लिख रहे होते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देते हैं। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, और मैंने वो आपको पीछे समझाया। मैं 3 बार वो एग्जांपल दे चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं देना चाहता, बट ये है कि आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं है, बहुत डिफरेंट है। एक बार और कह देता हूं, आपने यूरिनल में हग दिया है, आप विरोध कर रहे हैं यूरिनल में मूतने का। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में।
इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार के बाद अब AI मास्टर क्लास वापस आ गई है। 4 जनवरी को मैं 2026 का पहला सेशन होस्ट करूंगा। ये तो भाई साहब, जैसे आपकी एआई मैंने देखी, जैसे जैसे आपके कैरेक्टर जो आपने एआई से बनाया था, उसके हाथ कांप रहे थे उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए। भाई आपसे तो एआई नहीं सीखना है। और आप ससुर इतने बड़े चिरकुट हैं कि आप एआई में प्रॉम्प्ट डालने के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपकी रनर जैसे मुंह पे मूतना चाहता हूँ इसी बात पे। हाँ, पी सिंह भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भैया सब कुछ का एक्सपर्ट, लिटरली अब एआई का भी एक्सपर्ट हो गया, वो भी सिखाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। और हाँ, हमारे पी सिंह भाई जानना चाहते हैं, वो शायद इंटरेस्टेड है आपके एआई कोर्स में, शायद। बट वो उसके पहले जानना चाहते हैं कि ससुर आपने कहाँ से सीखी एआई। आपकी इतनी बकचोदी के बीच में आपको टाइम कहाँ से मिला कि आपने कोई सर्टिफाइड कोर्स कर लिया और आप लायक हो गए लोगों को 8,000 7,000 जितने में भी आप बेच रहे हैं सिखाने के। पी सिंह क्योंकि या रिसर्च क्या? वगैरह पे ध्यान, हाँ, 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 रिसर्च बोलो। वगैरह पे ध्यान नहीं देता, और मूवी जो रिव्यू कर रहा है वो भी इसने देखी नहीं है, बस इसको स्क्रिप्ट मिलती है, देख के पढ़ देना होता है। तो कोर्स में भी शायद से वही करेगा, कोई बता देगा कि ये बोल देगा और बोल देगा। एग्जैक्टली। तो यार नहीं, ध्रुव राठी भाई, कुछ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए भाई कोर्स वोर्स सिखाने के लिए। ऐसा मतलब आपको प्राइमरी का भी टीचर करना होता है, उसके लिए टीचर बनना होता है, उसके लिए कोर्स करना होता है भाई। और प्राइमरी की फीस तुम्हारी जिस कोर्स की फीस है जो है उससे उससे कम ही है। अबे कदा है। मैं सीरियसली, मैं काश हम लोग ये लाइव में होते। चलो भाई, इनका ये हटाते हैं। नहीं खरीदना भाई, थू है तुम्हारे कोर्स पे। बाकी पैसे नहीं बर्बाद करने तुम्हारे एआई कोर्स पे। अगर आप पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में। अरे नहीं करना, बात। ये देखिए। शुभ शुभ। अब बोलो बोलो। नहीं सॉरी भैया, मैं शो शो कर रहा था जैसे कुत्ते को खाते रहे वैसे, सॉरी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए अजीत डोभाल का बहुत ऐसा हितकारी होने का मतलब ढोंग करेगा, नौटंकी करेगा। बट यहाँ पे डोभाल जी के ऊपर मीम बना रहा है ये चिरकुट। यहाँ पे डोभाल जी जो है अग्निहोत्री को धक्का देके निकाल रहे हैं कि तुम बेटा प्रोपागेंडा नहीं कर पा रहे हो। अभी लास्ट में ये डोभाल जी का भी साइड लेने की कोशिश करेगा, फिर डोभाल जी भी वही कहेंगे जो अभी कुछ देर पहले पी सिंह ने कहा है। क्या कहेंगे पी सिंह? शो शो। परफेक्ट। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं, ऐसा कुछ ऋतिक रोशन ने नहीं लिखा है। ऋतिक रोशन की आजकल एक गर्लफ्रेंड चल रही है जो सीए के टाइम पे काफी प्रोटेस्ट कर रही थी। अब भारत तेरे तेरे टुकड़े होंगे वाला जो गैंग है उसके साथ। तो बेसिकली दे बिलीव इन वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, फर्क तो सिर्फ एक बॉर्डर का है, सरहद का है। तो वो उस पर बिलीव नहीं करते। तो बेसिकली वो इसको अपोज कर रहे थे, नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ इतनी दुश्मनी मत करो। प्रोपेगेंडा वगैरह की बात नहीं करी है उन्होंने। ये आपको आपको समझ में आया ध्रुव राठी भाई? माना कि आपने फिल्म नहीं देखी है, क्या आपने ट्वीट भी नहीं पढ़ा था सही से? क्या वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखाया जा रहा था आपको? मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है। देखिए पी सिंह भाई, मैं फैलेसी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मुझको फैलेसी का नाम बताना। ठीक है? ओके। ठीक है।
ये 250 ग्राम का मावा पड़ा है, ठीक है, या खोआ पड़ा है हाँ। जो भूरा है, ठीक है, और ये 250 ग्राम की टट्टी पड़ी है जो भूरी है, और ये भी 250 ग्राम की है। ये टट्टी गंदी है। अब भाइयों आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इस सूसरे की शक्ल देख के जो है मुझको वही याद आता है। तो ये दोनों ही बुरे हैं। ये कौन सी वो फैलेसी होती है पी सिंह भाई? ये तो नॉन सेक्युलर होगा, मतलब लीड नहीं करे कंक्लूजन को, जो प्रीमाइसेस है। नॉन सिक्युटर तो है, साथ ही साथ ये फॉल्स इक्विवेलेंस की भी फैलेसी है। आप आदित्य धर को गलत बता रहे हो पैरेलल्स ड्रॉ करके उस नाजी फिल्म मेकर से जो हिटलर को ग्लोरीफाई किया करती थी, जिसकी फिल्मों को हिटलर और उसकी पार्टी फंड किया करते थे, जिसमें ज्यूस के नरसंहार को, मसैकर को जस्टिफाई किया जाता था और उनका मसैकर करने वालों को जस्टिफाई किया जाता था। इस फिल्म में हम दुश्मन देश में क्या चल रहा है और वो कितने क्रूर हैं, कितने निर्दयी हैं। निर्दयी को उर्दू में क्या कहते हैं पी सिंह? जुल्मी। हाँ हाँ, जुल्मी हैं, जो भी कहते हो, भाषा तो उर्दू है ही चिरकुट। तो हाँ, वो बताया जा रहा है। यहाँ पे मोदी को ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है। इसमें मोदी है ही नहीं इस मूवी में, ना उनके कैरेक्टर का कोई इंडिकेशन ही है, नहीं है भाई। तो आप जो कर रहे हो उसको फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। आप कंपैरिजन बता दे रहे हैं और फिर जितनी गालियां इस नाजी फिल्म मेकर को मिलनी चाहिए, उतनी ही गालियां आप चाहते हैं कि आदित्य धर को मिले। समझिए समझिए ध्रुव राठी जी, 250 ग्राम की, मैं फिर से नहीं बोलना चाहता, 250 ग्राम का जो आपका दिमाग है वो 250 ग्राम के खोए जितना गंदा नहीं हो, मतलब खोए से अच्छा नहीं हो जाएगा। जितनी बदबू आपके 250 ग्राम के दिमाग से आएगी उतनी बदबू खोए से नहीं आएगी, भले ही वो 250 ग्राम का है। इसको फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया। भाई साहब थोड़ा जाके पढ़िए आप, ठीक है। पहले तो आप अपने एआई कोर्स के बारे में पढ़िए जो आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं, जिसका पैसा आप लोगों से लूटने जा रहे हैं, और वो लुट भी जाएंगे, क्योंकि अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, तो वो है भी लुटने लायक बुद्धि वाला, ठीक है। दूसरा पढ़िए स्पाइंग के बारे में, स्पियोनाज के बारे में, कि कैसे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस किसी का भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो स्मगलर्स हो, जैसे अमेरिका की सीआईए ने बहुत बार यूज किया है, जो अपने नारकोटिक्स के माफिया थे, उनके ट्रैफिकिंग रूट्स का अपनी स्पाइंग के लिए। अगर आप अमेरिका से कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं तो अपनी एक ओपन सीक्रेट है, उसके बारे में पढ़ लीजिए, अपनी अपने ही देश का है, कि छोटा राजन के गैंगस्टर्स को यूज किया था हमारी एजेंसीज ने दाऊद को असैसिनेट करने के एक मिशन में। वो बाद में आपके कांग्रेस के टाइम पे फेल हो गया, क्योंकि जिनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रेन किया था और जिनसे दाऊद को असैसिनेट करवाना था, उनको आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट की पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। ओपन सीक्रेट है भाई साहब। देखिए जो स्पाइंग होती है, और स्पाइंग में जो लोगों को, जिन लोगों को यूज किया जाता है या रिक्रूट किया जाता है,
उनका जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया होता है ना, वो बैंक की नौकरी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी या कैंडिडेट के जैसा नहीं होता है कि आपके पुलिस रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, और कोई पुलिस रिकॉर्ड होगा तो भाई ओ माय गॉड सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मतलब मैं बस पूछना चाहता हूं कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या आपकी माता प्रसव के समय जो है वो खड़ी थी कि आप 4 फुट से गिर के आपके सर में चोट लग गई थोड़ी-सी? पी सिंह भाई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं भैया, जो भी जिसको भी आप यूज कर पाते हैं, भले वो अपनी कंट्री का हो, दूसरी कंट्री का हो, और कैसा भी हो उसको आप यूज करते हैं, और जिसको भी यूज कर रहे हैं वो आपको थोड़ी आकर के बताएंगे कि किसको यूज कर रहे हैं, कि नहीं नहीं क्राइटेरिया ये है, इन्हीं को यूज करेंगे, इनको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी नहीं, आप नहीं। सर्व कर पाते हैं उसको आप यूज करते हैं। हाँ जी भाई। हाँ, जब भी मतलब ऐसा रॉ को रिक्रूट करना चाहिए ना, तो इनके पास ऐसा रिज्यूमे भेज देना चाहिए ध्रुव राठी जी के पास, और उसकी प्रोफाइलिंग भेज देनी चाहिए, और फिर ध्रुव राठी जी बताएंगे इसका चालान कटा था यार, इसको इसको तो रॉ में नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये कोई वैसा गवर्नमेंट जॉब टाइप का नहीं है कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ही आपको जो है जॉब मिलेगा और ये होगा। अगर आप सर्व कर पाते हैं तो आपको ले लिया जाता है उसके लिए। जी भैया। और तो और आपकी एक सीआईए एनालिस्ट का स्टेटमेंट है कि इंडिया तालिबान के आतंकवादियों को यूज करता है यार अपने ऑपरेशंस के लिए। अबे क्या बोलूं यार मैं इसको, पी सिंह। इतना अगर सोचो, मतलब आमिर हक ने या फिर वाजिदी ने किया होता तो हम लोग उसके लिए कैसे कैसे मतलब अल्फाजों का जो है इस्तेमाल कर चुके होते हैं। चलो, पब्लिक फिगर है। देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि पी सिंह, पी सिंह, अबे क्या करूं? कि साला औरत का बच्चा क्या बोले जा रहा है ये इंडियन स्पाई मूवी ने दिखा दिया कि इंडिया स्पाइंग करता है पाकिस्तान में। पता चल गया पाकिस्तान को अब तो। ओ माय गॉड, अब तो पाकिस्तान को पता चल गया भाई। अब क्या होगा? अबे भाई, चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये बात है। अब तो देखिए ध्रुव राठी भाई, ऑन सीरियस नोट, राइट के हाँ, मतलब मूवी ने अगर दिखा दिया है कि इंडिया स्पाइंग कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अ, पाकिस्तान को नहीं पता, या किसी भी कंट्री, सारी कंट्रीज को पता है कि सारी दुश्मन देश। कंट्रीज करती हैं ऐसा। हाँ, हाँ, और जैसे वो अमेरिका इतनी सारी स्पाई मूवीज बनाता है तो बेचारा सबको बताता है पूरी दुनिया तो क्यों कि हम तो स्पाई भेज रहे हैं, तो अब आप क्या पकड़ लोगे उनको? क्या डम हाँ, आर्गुमेंट है ये। एग्जैक्टली। जैसे वो जेम्स बॉन्ड नहीं है, तो समझिए ध्रुव राठी भाई, जैसे जेम्स बॉन्ड को दिखाया जाता है कि कैसे वो रशियन ऑर्गेनाइजेशंस में घुसता है और उनको इन्फिल्ट्रेट करके उनको ऐसे तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक है, राइट? मतलब दिखाई जाती हैं, बट एक्चुअली मतलब पता है, सबको पता है कि ऐसे दुश्मन देश पे जो है स्पाइस भेजे जाते हैं ध्रुव राठी भाई। तो मतलब ऐसा कोई नेशनल सीक्रेट रिवील नहीं हुआ है अभी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म पी सिंह भाई, मतलब हम लोगों ने ऐसे जासूस भेजे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मतलब उनमें जासूस नहीं भेजे थे, है ना? मतलब कितना कितना लॉजिक, पागल। लाइक। हाँ, वो भेजेगा और फिर हम एक्सेप्ट करने की हाँ हाँ मेरा है, और फिर वो वापस दे देंगे हमको कि लो लो तुम्हारा है, वापस ले लो। क्या हाँ, नहीं मतलब ध्रुव राठी जी तब इनको बिलीव होता कि हम लोग अपने स्पाइस भेजते हैं सबवर्सिव एक्शन के लिए, कोट अन कोट जो उन्होंने यूज किया, वो इनको तब बिलीव होता अगर मोदी जी पहले पेपर में आके छपवा देते, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले मतलब ऐसा अनाउंसमेंट आ जाती कि भाई देखिए हमने इस रास्ते से ये स्पाई भेजा है,
नहीं तो हमने स्पाइस नहीं भेजे हैं। आपको आपको क्या लगता है ध्रुव राठी जी, अगर कोई स्पाइंग के लिए मतलब उनके खुफिया खुफिया विभाग, हमारा खुफिया विभाग वहां पे खुफिया खुफिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, खुफिया जासूस भेज रहा है, तो क्या हम प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि हमने भेजे हैं? या पाकिस्तान, जैसे ज्योति मल्होत्रा कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुई, तो क्या ज्योति मल्होत्रा को रिक्रूट करने से पहले पाकिस्तान ने कोई प्रेस रिलीज भेजा था? अबे गधे, उन जासूसों की गिरफ्तार हो जाने के बाद भी पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है और तैयार होना भी नहीं चाहिए। अबे खुफिया जासूस है वो, उनकी न्यूज को पेपर में नहीं दिया जाता। पी सिंह मुझे रोक लो भाई। इसको डेफिनेशन नहीं पता, इसको पता ही नहीं है। ये स्पाइंग को मुझे लगता है कुछ और ही सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी ये तो। एग्जैक्टली भाई, हम आईएएस ऑफिसर नहीं भेज रहे हैं किसी प्रदेश में, हम दुश्मन देश में जासूस भेज रहे हैं। हम गजट नहीं निकाल सकते ध्रुव भाई, समझिए, हम नहीं बता सकते क्या। ओके, ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती देखिए भाई, या तो आप बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे आपने ऐसा कुछ सूंघ ऊंघ लिया है, मुझे लग रहा है बाजदी की गांड सूंघी है आपने। इतनी मूर्खता तो ऐसा नॉर्मल नशे में नहीं कर पाता कोई, मतलब जितना मैंने नशेड़ियों को देखा है। आप जिस वाईआरएफ यूनिवर्स का नाम ले रहे हैं, उनकी जो मूवी थी टाइगर, टाइगर जिंदा है, मैं मुझे याद नहीं टाइगर जिंदा है या टाइगर मर के फिर जिंदा हो गया, जो भी है, उनकी मूवी बेस्ड थी कैसे हमने आईसिस के एरिया में, आईसिस के कंट्रोल्ड एरिया में हमने अपनी नर्सेस को निकाला। वो रियल इवेंट है जो अजीत डोभाल जी ने करवाया था। लेकिन वहां पे प्रोपेगेंडा हुआ था कि वहां पे बताया गया था कि हमने आईएसआई की एक सेक्सी एजेंट की भी हेल्प ली थी। रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, बट झूठ बोला गया। समझ रहे हैं? और आप एग्जैक्टली उसके उल्टा बोल रहे हैं। यहां पे रियल इवेंट्स को दिखा के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दूसरी दुश्मन कंट्री को लेके सच बोला गया है। उसमें रियल इवेंट्स की वाईआरएफ की मूवी को में दिखा के झूठ बोला गया था कि आईएसआई हेल्प कर रही थी। अगर आपका आईएस मतलब आईएसआई की किसी एजेंट का, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं कि आप वीडियो बनाते टाइम पूरा कथक कर डालते हैं, और कथक कह के मैं कथक की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं इसे सऊदी अरब का या पाकिस्तान का मुजरा कहूंगा। इतनी लचक कलाइयों में उन मुजरा करने वालियों की भी नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी आईएसआई की फीमेल सेक्सी एजेंट से आकर्षित होंगे। मुझे लगता है कि कोई आईएसआई का मेल सेक्सी एजेंट है जिसके प्रति आपका आकर्षण घन्य है, घना है। तो उसने जो कुछ भी आपके मुंह में दिया है, जो हो सकता है कि आपके दिमाग में चला गया हो, जिसकी वजह से आपको ये बातें समझ में ना आ रही हो, सिंपल बातें, उसको निकाल के वीडियोस बनाने का ट्राई करिए, शायद थोड़ा सा सेंस बना पाएंगे आप। नीच फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है। ठीक उसी तरीके
तो जो रियल लाइफ इंसिडेंसेस दिखाए गए हैं, जो 26/11 का अटैक हुआ था, जो वहाँ पे रहमान डकैत की स्टोरी बताई गई, उजैर बलोच की स्टोरी बताई गई है, उससे प्रॉब्लम क्या है आपको? और इनका आगे चल के पॉइंट आने वाला है पी सिंह, कि मतलब रियल लाइफ की बातों को इतना मिक्सअप कर दिया जाता है कि ऑडियंस डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि क्या रियल है क्या झूठ है। तो भाई देखिए, चूतिया होंगे आपके बाप, हम नहीं हैं। और मैं ऑडियंस की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, अगर पूरा ही आपको रियली दिखाना होता तो डॉक्यूमेंट्री देख लो ना। डॉक्यूमेंट्री बनी होगी या खुद से बना दो डॉक्यूमेंट्री। बट अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो उसमें कुछ तो फिक्शन एलिमेंट होगा ही, ऑब्वियसली। और एग्जैक्टली हमको समझ में आ रहा है क्या क्या फिक्शनल है, हमको समझ में आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी रोड्स नहीं होती है। हमें समझ में आ रहा है कि वो प्रॉब्लली चंडीगढ़ की रोड है जहाँ पे चेस सीन चल रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की लड़कियां बार्स में जाके डांस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो डांस करती तो उनके बाप जो है, मैं न्यूज़ स्टोरीज अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, उनके बाप जो है उनको सजा देने के लिए उनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर चुके होंगे। क्योंकि जो एलिना का कैरेक्टर है पाकिस्तान में, क्या कहते हैं उसको, जो अपनी ऐसा उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए मर्डर कर दिया, ऑनर 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 किलिंग नहीं होती वहां पे, ऑनर रेप होता है अपनी बेटियों का। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वो चीज फिक्शनल है। से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आपके 10 इसमें दो बातें हैं पी सिंह। हमारे सीक्रेट एजेंट ने कुछ किया और उस सीक्रेट एजेंट का नाम नहीं आया, क्योंकि हमारे सीक्रेट एजेंट ने कुछ करने से पहले पेपर में इंटरव्यू क्यों नहीं दिया पाकिस्तान के? सीक्रेट लेटर क्यों नहीं भेजा दुर्गावती को? हाँ एग्जैक्टली। ध्रुव भाई, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इसको उर्दू में खुफिया जासूस कहा जाता है। आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि खुफिया जासूस ने पेपर में वो बात क्यों नहीं निकलवाई जो उसने किया। ध्रुव भाई, क्या आप औरत के बच्चे हैं क्या? ध्रुव के बहुत से फैंस को तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि कितनी बड़ी गाली है ये, अगर सही तरीके से इसको समझा जाए तो। बट आप उससे डिसएग्री भी नहीं कर पाएंगे। पी सिंह, प्लीज प्लीज इस पे रोशनी डालो यार। मैं थोड़ा सा ऐसा इसको मैरिनेट, ध्रुव फैंस को इसमें मैरिनेट करना चाहता हूँ, इसके लॉजिक में, कि अगर हमारे खुफिया एजेंट ने कुछ किया तो वहां के पेपर्स में क्यों नहीं निकला भाई? क्यों नहीं निकला भाई? मतलब हमारे खुफिया एजेंट ने उनके पेपर्स को क्यों नहीं रिपोर्ट क्यों नहीं दी? हाँ वही, मतलब खुफिया है। स्पाई इसीलिए होते हैं कि वो करें और किसी को पता ना चले, तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि करा है कि नहीं करा है। और दूसरी चीज ये कि एकदम अगर नहीं भी करा होता तो अगेन आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, तो एग्जैक्टली वैसा दिखाएं, ऐसा संभव नहीं है। एग्जैक्टली, ये दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि एक जमीन मूवी आई थी जो IC-81 के जो हाईजैक पे बेस्ड थी। उसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन जो है मिलके सारे उसको मार देते हैं। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई एक्शन मूवी में दिखाया गया है तो वो मूवी देशभक्त है। अगर बॉर्डर मूवी में जाके भैरव सिंह का जो कैरेक्टर है, जो सुनील शेट्टी जी का है, भैरव एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझको, अगर वो दिखाया जा रहा है कि वो जाके लैंड टैंक माइन को ले जाके टैंक के पीछे फेंक देता है, वो सच हो भी सकता है, नहीं भी सच हो सकता है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि हमारी मूवी पाकिस्तान को कितना अपोज करती है। अगर जेम्स बॉन्ड जाके रशिया में किसी पुसी गलोर नाम की लड़की को पटा ले रहा है, और या पता नहीं पुसी गलोर पता नहीं रशिया की थी कहाँ की थी, मतलब ऐसा उसी ब्लॉक की थी कहीं,
तो अगर नहीं पटाया है या उसके उसके रिलेशंस के किसी ब्रिटिश स्पाई के रिलेशंस की ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं आपको, तो उसके लिए आप जेम्स बॉन्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको मूवी कहते हैं ध्रुव राठी भाई। पी सिंह भाई देख रहे हैं मेरा दिमाग कितना गंदा है, मुझे सारी बॉन्ड गर्ल्स में से एक ही का नाम याद है जिसका नाम पुसी गलोर है। हाँ, तो मैं Okay. खुद भी रियलाइज कर रहा हूँ इस बात को अभी। आगे चलते हैं। हाँ, और भैया हम्म। जस्ट एक्चुअल पॉइंट कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का मतलब है कि ऐसा यूजुअली होता है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि वो अननोन गनमैन वाला होता है कि जाकर के स्पाइस इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो या ना हुआ हो, बट ऐसे इवेंट्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। जी भैया। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ देर पहले आप जो है वाजिदी रोना कर रहे थे कि आपने मतलब इंडिया के सीक्रेट्स बता दिए, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई अननोन गनमैन ने हमारे इंडिया के जो दुश्मन है उनको जाके मारा है पाकिस्तान में। हम एग्जैक्टली वो वाली स्टोरी नहीं बता सकते ना कि हमने कहाँ से कैसे जुगाड़ लगा के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वालों को मरवाया है, समझ रहे हैं ना, वरना हमारे जासूस पकड़ लिए जाएंगे अगर एग्जैक्ट वही स्टोरी बता दी जाएगी तो उससे मिलता जुलता दिखाया गया है। पता नहीं ये मूवी ये वीडियो में मोनेटाइज रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा यार पी सिंह। 2009 की न्यूज देख सकते हो जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ। तो भाई आपको प्रॉब्लम ये है कि मतलब अगर हमारा स्पाई को इन्वॉल्व था इसमें, उसके बारे में खबर क्यों नहीं आई? क्योंकि घोचू वो स्पाई है। आगे चलते हैं यार भाई। जर्मनी में भी ऐसा मतलब ऐसा कजन मैरिज शुरू हो गई है क्या पी सिंह? तो ऑब्वियस चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कदे को। आगे देखते हैं। बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहां ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोच देखो ध्रुव राठी ने बताया कि मतलब जो है ऑडियंस जो है वो नहीं समझ पाई, मतलब फैक्ट और फिक्शन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। भाई फिर से मैं कहूंगा कि चूतिया होगा तुम्हारा बाप, ऑडियंस नहीं है। और ये जो तुमने फुटेजेस दिखाई हैं वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सच में हाँ 26/11 दिखाया गया, सच में दिखाया गया कि IC-814 के हाईजैकिंग हुआ था। सच में बहुत सी चीजें जो सच है वो दिखाई गई। जो इसमें हक का नाम लिया, कश्मीर फाइल्स का नाम लिया, वो डॉक्यूमेंटेड केसेस पे बेस्ड है। वहां रोल रिवर्सल नहीं कर दिया जा रहा है कि आतंकवादियों को हिंदू बना दिया जा रहा है, इसलिए इसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी सच के बहुत ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली लीना नाम की लड़की नहीं रही होगी, एग्जैक्टली हमजा नाम का जासूस नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। ध्रुव राठी सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है, क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से, अच्छा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्या है, जिसको ये मतलब बहुत से ऐसा जो न्यूट्रल रिव्यूअर्स हैं जिनको समझ में नहीं आया कि ये क्या पुश करने का ट्राई कर रहा है। नहीं ध्रुव राठी तुम झूठ बोल रहे हो। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अभी इस वीडियो में तुम करने वाले हो, जो कि आदित्य धर ने नहीं किया है। आदित्य धर को अगर वो सच भी दिखाना होता ना, तो ये जो तुम प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगा रहे हो आदित्य धर के ऊपर, वो उससे बहुत ज्यादा गंदा दिखता। और वो अभी थोड़ी देर में देखते जाइएगा, गंदा गंदा इसकी इसी से साफ करवाऊंगा इसने जो कुछ भी यूरिनल में किया है। देखते जाइए भाइयों। को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की।
अच्छा देखो बात ये है ना कि भाई तुमको अगर इसमें प्रोपेगेंडा दिख गया है, और डॉग विस्लिंग का बेसिकली शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कुत्तों के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी की सीटी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी की, जो ह्यूमंस के लिए ऑडिबल नहीं होती है। तो जब आप उसको बजाते हैं तो वो कुत्तों को सुनाई दे जाती है। तो भाई अगर हमको प्रोपेगेंडा नहीं समझ में आया है और तुमको समझ में आया है, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे कुछ बातें कही गई हैं जो सिर्फ कुत्तों को समझ में आ सकती हैं, क्योंकि जो कुछ भी तुमको दिख गया वो हमें नहीं दिखा। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों, करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली। ये वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा भाइयों, ये वाले पोर्शन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों, करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म पी सिंह, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट कर लो। ये रिपोर्ट की वो देखो, डेट देखो 2011 दिसंबर 2011 2011 में ना। डेलारू की पूरी कहानी बताऊं मैं तुमको, पी सिंह क्या हुआ था। 2006 में इनके फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के पी चिदम्बरम, इनके जॉइंट सेक्रेटरी अरविंद मायाराम और एडिशनल सेक्रेटरी अशोक चावला मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम क्या था जानते हो? प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कोर ऑफ इंडिया। और ये डेलारू नाम की एक ब्रिटिश कंपनी से वो अपने नोट के लिए पेपर लेना शुरू करते हैं, उसी कंपनी से जो पाकिस्तान को भी नोट के पेपर सप्लाई किया करती है, जिसके साथ पाकिस्तान के पहले से रिलेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये 2010 के आसपास, ठीक है, 2010 के आसपास जो है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होता है। पहले वाला जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी ने डेलारू को ऑर्डर्स दिए थे इंडिया के करेंसी नोट्स के लिए, उसी कंपनी को जिस कंपनी के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स थे पाकिस्तान के साथ। एफएम चेंज होते हैं 2010 में, मिस्टर प्रणव मुखर्जी बनते हैं। फिर वो इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं 2010 में। जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं 2011 में, 2011 का आर्टिकल है जिसमें आप उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद जानते हो क्या हुआ था? जिसको दिखा कि ये बता रहा है कि नए मिनिस्टर्स एक्शन ले रहे थे। 2012 में पी चिदम्बरम फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और फिर से उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ये मां, क्यूटी मां का बच्चा खा गया, ये दिखाने के लिए कि नहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे थे। उसके आगे की रिपोर्ट इस गंदे नीच ने नहीं बताई कि उसी गवर्नमेंट में जब पी चिदम्बरम, जिसने कंपनी बना के उसी कंपनी के साथ टाई अप किया था प्रिंटिंग पेपर के लिए, नोट्स के लिए, जो पाकिस्तान से एसोसिएटेड थी, वही 2012 में आके उसी कंपनी के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है नोट के पेपर के लिए, जिसको ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया था प्रणब मुखर्जी ने। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया भाइयों। एग्जैक्टली ये पॉइंट था। पी सिंह, इस पे कुछ कहना है? नहीं भैया, कंटिन्यू कीजिए। मतलब आ गया समझ में। वो वापस से जिस कंपनी से पाकिस्तान जो अपने नोट्स बनाता है, वापस से वो उस कंपनी को रिज्यूम कर देते हैं, ताकि ये काम जो है फिर से वापस से, मतलब उसी लिए करा है कि नहीं ये नहीं पता, बट फिर वापस से जो है ये इजी हो जाएगा उनके लिए स्मगल करना। एग्जैक्टली।
रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते। ये याद रखिएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिया कि उनकी हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वो जाली नोट आतंकवादियों को दिए जाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजों को दिए जाते हैं, नक्सलाइट्स को दिए जाते हैं। और भर चुकी थी अपनी इकोनॉमी जाली नोट से। और फिर ये डिमोनेटाइजेशन का विरोध करते हैं। आगे देखते जाइए, बहुत कुछ है बताने के लिए। हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिर एग्जैक्टली मंत्री एक्शन ले रहे थे। आप ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री एक्शन ले रहे थे। हाँ, 2011 तक की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो शायद ऐसा लग जाए कुछ लोगों को, जो इस बात पे ध्यान ना दें कि कांग्रेस के ही मंत्री थे जिन्होंने अपनी कंपनी बना के डेलारू को, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया पेपर्स के लिए, जो कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है पाकिस्तान के साथ। शायद कुछ लोगों को लग जाए, लेकिन आपकी नीचता यह है कि आपने 2011 की रिपोर्ट बताई, 2012 की रिपोर्ट नहीं बताई, जिसमें उसी कांग्रेस के मिनिस्टर्स दोबारा उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहो क्यों नहीं मिलेगी जानते हैं ध्रुव राठी? क्योंकि ऐसा मूवी में दिखाया ही नहीं गया है। मूवी में प्रिंटिंग मशीन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मूवी में प्रिंटिंग मनी के करेंसी के प्लेट्स के बारे में बताया गया है। और अभी आपने कुछ देर पहले आर्टिकल पढ़ते हुए कहा कि उनकी हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में जाली नोट बन रहे थे। मतलब उनके पास हमारे प्लेट्स थे, हमारी डिटेल्स थी हमारी करेंसी के। आपने ही अभी आर्टिकल पढ़ते हुए बताया कि हाँ, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। जो नोट्स पाकिस्तान प्रिंट कर रहा है और जो नोट्स इंडियन करेंसी हैं उनमें कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? कुछ भी जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, या तो आपने पढ़ा है तो आप झूठ बोलना चाहते हैं क्योंकि आप नीच व्यक्ति हैं। क्योंकि भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो उन्होंने तुरंत इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया और एफआईआर फाइल किया अरविंद मायाराम के खिलाफ, जो उस कंपनी में स्टेक होल्डर था, पी चिदंबरम की उस कंपनी में स्टेक होल्डर था जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और केस अभी भी चल रहा है। और अरविंद मायाराम के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उनकी माता जी इंदिरा मायाराम एमएलए थी कांग्रेस की। हाँ, तो पकड़ के जेल में डाल देंगे ना तो सबसे बड़ी जो भगंदर मचेगा वो आपके मचेगा। डिक्टेटरशिप आ गई है, इसलिए केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस चल रहा है 2014 से। नीच। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके और अटैक के 10 घंटे बाद क्यों पहुंच सकी? क्योंकि अपने इंटरव्यू में आर्मी के NSG के ऑफिशियल्स ने बताया है कि इनकी ही गवर्नमेंट के एक मंत्री
वेट कर रहे थे कि हम एनएसजी के साथ जाएंगे ताकि हमारी फोटो आए। उस मंत्री का वेट करते करते 10 घंटे लग गए। पाटिल करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। पी सिंह क्या करे यार इसका। पता नहीं भैया क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूं इस चल इतनी बड़ी, इतना बड़ा चैनल लेके, इतनी बड़ी रिसर्च टीम लेके भी अगर इतनी गंदी रिसर्च है इनकी तो। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रीम है इस वजह से जो है थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करते हैं। ओके, इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी, लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे तो कोई क्लेम्स करे भी नहीं है। हाँ भाई, हम दोनों ने मूवी देखी है, हम दोनों ने कोई गलत मूवी देख ली क्या? मतलब उसको आदित्य धर ने अपनी गोद में बैठा के कोई और मूवी तो नहीं दिखा दी। उसने बोला तो ये डिजर्व नहीं करता, तो ये देख। हाँ तू मतलब क्या, ताकि ये थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाए और आदित्य धर को थोड़े मजे आ जाए, अगर उनकी पसंद ऐसी है तो। अगर है तो भाई मैं तो विरोध करता हूँ ऐसी पसंद का। नहीं नहीं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली अच्छी है, मतलब कौन सी, हेलो, मतलब कहाँ जाके- मेरी बात है क्या? हाँ मेरी आ रही है। हेलो हेलो पी सिंह। अच्छा तो गाइस, पी सिंह की आवाज चली गई है। पी सिंह हो सकता है दोबारा हमारे साथ जुड़े। मैं तब तक जो है इसको समापन की ओर लेके चलने का प्रयत्न करता हूँ। रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि यह सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने अबे घाउचू, ये डायलॉग डाला जाए तब ना भाई। आपने धुरंधर नहीं देखी है, आपने आपने कोई पैरोडी मूवी देख ली है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें मतलब कोई ऐसे साड़ी में और कम कपड़ों में और डीप नेक वाले ब्लाउज में, मतलब कोई लड़की आती है और फिर बाद में कोई एक ठरकी सा होता है, या फिर मतलब कुछ ऐसी स्टोरी लाइन थी क्या उसमें? क्योंकि धुरंधर की मूवी के डायलॉग्स नहीं है ये। कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nichts, ich hatte keine Ahnung davon. Habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. फिर से वही, ओके। क्योंकि आप आदित्य धर के अंदर कमी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात को साबित करने के लिए एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये एक डिक्टेटर के द्वारा प्रायोजित फिल्मों की निर्माता हैं, जिनकी पूर्णतः वित्तीय सहायता या इनफैक्ट वित्तीय तौर पे जो स्वयं हिटलर पे निर्भर थी। इनकी तुलना आप डेमोक्रेसी में बनी एक मूवी जिसमें बीजेपी का या गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगा है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप आदित्य धर की बुराई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप फॉल्स इक्विवेलेंस करके, पैरेलल्स ड्रॉ करके, आप ये क्या नाम है इनका, ये जो नाजी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनको गालियां देके आप सोच रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो इस झांसे में आ जाएगी और वो आदित्य धर को गालियां देने लग जाएगी।
गलत है ये। चलिए आगे चलते हैं। उहुँ, उहुँ, उहुँ। इसलिए ऋतिक रोशन जी इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि नहीं किया भाई, आपने कोई गलत मूवी देख ली, आपने कोई सी ग्रेड मूवी देख ली जो शायद धुरंधर की पैरोडी करके बनाई गई हो, जो मतलब जब छोटे छोटे सिनेमा हॉल्स में चलती है तो फिर जो वहां की सीटें होती हैं वो अगले शो में काफी लिसलिसी होती हैं। आप गलत मूवी देख के आ गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है धुरंधर में। फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? निकम्मा किरदार जो कैरेक्टर मंत्रियों के पास लाइन लगा के गिड़गिड़ा रहा है एक्शन लेने के लिए, प्लान आउट कर रहा है, और जो पूरे धुरंधर को ओवरसी कर रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पे हम कह पा रहे हैं कि इंटेलिजेंस की तरफ से तो रिपोर्ट्स थी, लेकिन गवर्नमेंट बाकी की मशीनरीज उस पे सही टाइम पे एक्शन नहीं ले पाई, वो निकम्मा है। आगे देखते हैं। एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ? हाँ, ऑब्वियसली, जैसा कि पिछली स्टोरी में देखा गया कि पी चिदम्बरम एफएम फाइनेंस मिनिस्टर, जो रूलिंग पार्टी है उनके सबसे क्लोजेस्ट लोगों में से एक इन्वॉल्व दिख रहा है, जो उनकी पास्ट एमएलए एक्स एमएलए का बेटा अरविंद मायाराम इन्वॉल्व दिख रहा है, जो पार्टी के लोगों के बहुत नजदीक है। उसके खिलाफ जाएंगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट में उन कल्प्रिट्स के ही क्लोज लोग बैठे हुए हैं। से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर्स, देखिए ध्रुव राठी भाई, आप थोड़े से, या पीसिंग होता तो फिर ऐसे कन्वर्सेशन स्टाइल में जो है फिर मैं उसको पीसिंग को पूछता भाई इसके साथ क्या करा जाए, मतलब क्या कौन से शब्द इसके लिए जो है उपयुक्त होंगे। 1978 में मोरारजी देसाई नाम का एक प्राइम मिनिस्टर था। उसने अपने काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान में था उसको फोन पे बस इतना बोल दिया कि हमको पता है कि आपकी जो आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं वो कहां पे बना रहे हैं। इतनी सी रिपोर्ट पता चलने पे जो वहां का डिक्टेटर था पाकिस्तान का, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, जिया हुआ करके कुछ नाम था उसका, उसने हमारी रॉ के सारे एजेंट्स को मरवा दिया था, सबको मरवा दिया था। और ये सुसुर चाहते हैं कि उस समय हमें अपनी रॉ की जो फाइंडिंग्स हैं उनको पेपर में लीक करवा देना चाहिए था, उनको पेपर में लीक करवा देना चाहिए था कि नोट्स कहां पे बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कौन कौन साथ दे रहा है। तो भाई देखिए, समझिए जरा, अगर पाकिस्तान को पता चल जाता कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन कौन कल्प्रिट हो सकता है, और एक भी पकड़ा जाता है तो उसको टॉर्चर करके सबका नाम निकलवाया जाता है और सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। मोरारजी देसाई ने सिर्फ इतना बताया था कि हमें पता है तुम कहूटा में जो है अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हो, और सारे हमारे एजेंट्स को मार दिया गया था। यार गद्दार, मुझे इसकी अभी तक की बातें सुनने के बाद ये लग रहा है, स्ट्राइक मारो चाहे जो करो, लेकिन इसके आइडियाज गद्दारी वाले हैं।
सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना, और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अभी नहीं, ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी एक इंटेल। पी सिंह यार, मेरा वो गायब हो गया था क्या, मतलब जो स्क्रीन शेयर की थी हाँ। मैंने? हाँ, जब मैंने इंटर करा तो वो नहीं दिख रहा था, केवल ओके, आपका वो दिख रहा था आइकन। ठीक है भाई, मतलब ऐसा वीडियो तो मेरे- ऑलमोस्ट आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो ऐसा मतलब रिलेट करके एक्सप्लेनेशन समझ जाना है, ठीक है? चलो कोई नहीं। मैंने कहा था ना कि मुझको वीडियो बनाने के लिए मत बोला करो, मैं बढ़िया लंबी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बोर कर दूंगा, और फिर दोबारा आप लोग जो है वीडियो बनाने के लिए बोलोगे नहीं मुझको। देखो ऐसा निंजा टेक्निक है मेरी, जो काम आपको नहीं भैया पसंद है अगर, हाँ बोलो। भैया एक्सप्लेनेशन दे देंगे, अगर कोई बहुत अच्छा एडिटर बैठा हो नीचे तो वो आए और एडिट कर दे, और फिर अच्छी अच्छी वीडियोस बन जाएंगी। हाँ गुड आइडिया, लेकिन एक्चुअल जो मेरा मकसद है, जो मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, वो ये है कि भाई निंजा टेक्निक, जो काम ना पसंद हो अगर वो कोई करने के लिए कहे तो काम ऐसे करो कि वो दोबारा कहे कर नहीं। दो। आगे चलो। अभी नहीं, यूपी की इंफॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे अच्छा, विन डीजल के जैसे दिखने वाले मुख्यमंत्री का जोक बनाने के लिए आपने अमरीश पुरी जैसी दिखने वाली औरत क्यों ले ली है भाई? तो इस पॉइंट पे तो भैया सच में मतलब इसको गाली बनती है, गुस्से वाला पॉइंट है ये, जिस तरीके से कर रहा है। मतलब अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, अगर लेट्स से वो मिनिस्टर्स हैं जो कि आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप छोड़ देंगे ताकि देश और बुरी हालत में चला जाए, या वहां पर रहते हुए जितना भी आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जो उसने कहा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है मतलब रिजाइन कर देना चाहिए था, रुक जाओ, रिजाइन कर देना चाहिए था क्योंकि उस पर एक्ट अपॉन नहीं कर पा रहे थे। अरे तो भैया, जो जासूसी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके ऊपर एक्ट किया जा सकता है इन फ्यूचर, वो भी तो मिलना बंद हो जाएगी ना, समझ रहे हैं? आप जाएंगे, कोई और आएगा जो कि हाँ और करप्ट होगा या उनके साथ मिला होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी कभी आउट नहीं होने देगा, वो तो और गद्दारी करेगा। तो बेटर है कि आप रहें, किसी और बुरे व्यक्ति से बेटर है कि आप रहें। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो अरे छुकुट फिर से बता रहा हूँ कि जो नरेटिव बनाने का पता नहीं इसको कौन सी फैलेसी है, उसको मुझे लग रहा है ऐसा कि लहसुन के पहले जो शब्द जनरली यूज किया जाता है हमारे यूपी में, वो वाली फैलेसी है ये। क्योंकि पहली बात भाई, गद्दार कहा नहीं गया, इसको इप्सिट इक्सिट और या नॉन सिक्विटर पर सारी फैलेसीज ऐसा उसको मिक्सी में डालो और जो पेस्ट बन के आएगा भैया, तो सारी फैलेसीज कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगी, ये कॉम्बिनेशन है सबका। एग्जैक्टली, इसके वीडियो चला सकते हैं, बच्चों को फैलेसीज सिखाने के लिए इनके वीडियोस यूज करे जा सकते हैं एक एक पॉइंट पे। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों का पॉइंट मिस हो गया होगा, तो भाई देखिए मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दोबारा कोई ना वीडियो बनाने के लिए बोलेगा नहीं मुझको। क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि सरकार को गद्दार नहीं कहा गया है, सरकार की लापरवाहियों के ऊपर कमेंट किया गया है, और यह भी दिखाया गया है कि हाँ, जब 26/11 का अटैक हुआ है तो धुरंधर चल रहा था, और हाँ ऑडियंस देख रही है कि उस समय जो पैसे का अरेंजमेंट किसी भी तरीके से सनियाल के कैरेक्टर ने किया था, उस समय कांग्रेस का था, रूल था, तभी 26/11 का अटैक दिखाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ऑडियंस को ये बात नहीं समझ में आई होगी या नहीं उनको नोटिस में आया होगा, तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, चूतिया आपके बाप होंगे, ऑडियंस नहीं है। तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए, किसी
आह, यार मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई, मुझे मैं गरियाए बिना रह नहीं पाऊंगा। देखो पी सिंह कंट्रोल भाई, हाँ हाँ पी सिंह भाई उसमें गद्दार उनको कहा गया है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो इंडिया को एक्ट अपॉन नहीं करने देते। गद्दार आपके जैसे लोगों को कहा गया है, जो हमारी नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरनेशनली रख सकती है मूवी, जो पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों को दिखा सकती है, जो उसको अपोज कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली बिना मूवी देखे, इतने गलत आर्ग्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स को इतना मिसकोट करने के साथ, गलत सरकार के उन लोगों को कहा गया है खतरनाक, सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को कहा गया है, किसी मुसलमान को नहीं कहा गया है। मैक्सिमम जिनके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं आपके हिसाब से ही, आपके खुद के मतलब 15 मिनट पहले वाले आर्गुमेंट के हिसाब से ये कांग्रेस के लोगों के लिए कहे गए हैं। और कांग्रेस के गवर्नमेंट में मैक्सिमम हिंदूस हैं। पी चिदम्बरम की तरफ आपके हिसाब से शायद उंगली पॉइंट की गई है। पी चिदम्बरम मुसलमान नहीं है, एटलीस्ट जितना हमें पता है। आप सेपरेटली अगर देख के आए हो लुंगी खोल के और चेक कर लिया हो आपने, मुझे नहीं पता, हो सकता है फिर इन दैट केस हो सकता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। समझिए, उन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उस सरकार में बैठे उन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, आपके खुद के 15 मिनट पहले वाले आर्गुमेंट के हिसाब से। यार मैं ओवर एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा पी सिंह, थोड़ा तो कर रहा हूं, मुझे लग रहा है। सही है। इतनी ऑब्वियस ऑब्वियस बातों को बताने में वैसे तो लगता है कि अब कितनी बार बोलूं कि इसको समझ में आ जाए, लेकिन नहीं आ रही है तो क्या कर, बोलना पड़ेगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता है एग्जैक्टली, मतलब आपको पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। आपके दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा कि लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन को या मुस्लिम्स को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोला जा रहा है। एग्जैक्टली उन पॉलिटिशियंस के बारे में कहा गया है, वो क्लियर है जब आप मूवी देखेंगे तो। एग्जैक्टली। और मुझे मतलब जो मुझे वीडियो बनाने का वो कमेंट करते थे उनसे बदला भी लेना है तो ठीक है भाई, और छेलो, मतलब ओवर एक्सप्लेनेशन मेरी। डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी मोदी जी के लिए। अबे उसको यार पी सिंह उस वाले क्या कहते हैं, मतलब एक चेरी पिकिंग फैलेसी देख रहे पी सिंह, मुझको भी याद है। हाँ तो राठी भाई आप यहाँ चेरी पिकिंग फैलेसी कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट को, अपने झूठे पॉइंट को साबित करने के लिए, जो पॉइंट बिल्कुल उस मूवी का नहीं है, उस मूवी से रिलेटेड उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कुछ आप एक सर्टेन ऐसे वीडियोस उठा के दिखा रहे हैं जहां पे हिंदू नेताओं ने गलत बयान दिए हैं। हैस्टी जनरेशन भी कह सकते हैं भी हम, कि एक दो लोगों को लेकर के सबको ऐसा बोल। हाँ एग्जैक्टली, वही पी सिंह वो वाली फैलेसी भी। तो हाँ, अभी अगर मैं यहाँ पे मुसलमानों के ढेर सारे ऐसे बयान यहाँ पे प्ले करने लग जाऊं और ये साबित कर दूं कि मुसलमान गद्दार है, जबकि सही तरीके से अगर वो कुरान में पढ़ने के बाद भी आस्था रखता है तो वो गद्दार है, क्योंकि कुरान में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि आपको मुशरिकों को, मुशरिक मतलब जो बहुदेववादी होते हैं, जो ढेर सारे मतलब ऐसे अल्लाह के जात में, अल्लाह के लेवल पे किसी और को खड़ा करते हैं, और 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है। और मैं कुरान की ये आयत दिखा दूं और ये स्टेटमेंट एक्चुअली मतलब मुसलमान पढ़े ना पढ़े उस किताब को सर माथे तो लगाता ही है। और साथ ही में मैं कुछ ऐसे वीडियोस चला दूं जिसमें कहा गया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज जो है मोदी की आवाज में क्यों निकाल रहा हूं, बट हाँ वाला वीडियो चला दूं
जिसमें 15 मिनट पुलिस हटाने के लिए कहा गया और बताया गया है कि 80 करोड़ हिंदुओं को मार दिया जाएगा, या इमरान मसूद के बोटी बोटी वाले बयान को चला दूं, या बहुत से ऐसे मुसलमान उलेमा हैं जो अपनी तकरीरों में ये सारी बातें कहते हैं, तो मैं आपसे बेटर उस पॉइंट को प्रूव कर सकता हूं। लेकिन फिर भी इस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है मूवी से। कहने का मतलब यह है कि ध्रुव राठी आप चेरी पिकिंग चूतिया हैं, और कौन से जनरलाइजेशन फैलेसी वाले, हैस्टी जनरलाइजेशन, हाँ हेस्टी जनरलाइजेशन वाले चिरकुट हैं। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी के पुरानी अपलोड हुआ था। दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। यू टेक केयर ऑफ योर हाउस। इस पे जो क्या कौन सा साइड होता है, राइट साइड में जो इंडिया टुडे ग्लोबल का वो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा भाइयों। Don't bother about us. अजीज डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि आईएसआई ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that तो इसने जो पहले वीडियो चलाई है, अब इसको कोई फैलेसी वैलेसी नहीं कहते, इसको मक्कारी कहते हैं, इसको मक्कारी कहते हैं। जो पहली वीडियो चलाई इसने कोई दूसरी वीडियो अलग वीडियो चलाई है। अब ये उसी के साथ वो अलग वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप उसमें ये लोगो नहीं देख रहे हैं। और इसके साथ इसने वो वीडियो जोड़ दी है अजीत डोभाल जी की, जिसको अजीत डोभाल खुद एआई जनरेटेड कह रहे हैं। देखिए ध्यान से। ISI has recruited for intelligence task in India. There have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था। अब पी सिंह, मैं इस पर थोड़ी सी राय चाहता हूं तुम्हारी। इसने एक ऐसी वीडियो के साथ जो एक्चुअली अजीत डोभाल ने बोली है, उसके साथ एक ऐसी वीडियो लगा दी है जिसको अजीत डोभाल खुद डीप फेक बता रहे हैं, और उससे साबित ये करना चाहता है कि हिंदू गद्दार होते हैं। इसकी माँ का खर्चा बहुत रहा होगा ताकि इसको पढ़ाने लिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए इतना चिरकुट है। पी सिंह, मैं इस पर तुम्हारी कमेंट्री चाहता हूँ। ये तो खैर इतना ऑब्वियस है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक लाइक पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री का एक मतलब कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मुस्लिम से ज्यादा हिंदू होंगे इन टोटल अगर आप बात करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं कैसे कह रहा है। मतलब अगर स्पाइस भी होंगे तो वो तो कुछ गिने चुने होंगे ना, मैक्सिमम 1000-2000 या जितने भी होंगे, वो पूरी आईएसआई की पॉपुलेशन से तो कम ही होंगे। ऐसा नहीं कहेंगे वो, अगर कहना भी होगा तो 20% मुस्लिम्स। हाँ, समझिए। और जितने भी आईएसआई के द्वारा या आतंकी संगठनों के द्वारा आतंकवादी रिक्रूट किए जाते हैं, जो इंडिया में रहते हुए इंडिया में धमाके करते हैं या आतंकवादी हमले करते हैं, उनमें से मुझे 20 के नाम बता दीजिए। आपने कहा ना 20% ही सिर्फ मुसलमान होते हैं, मैं कह रहा हूं 20 हिंदुओं के नाम बता दीजिए। मैं आईएसआई और आतंकवादी संगठनों से समर्थित 100 आतंकवादियों के नाम बता दूंगा जिन्होंने हमले किए हैं, जिनको आईएसआई ने और आतंकवादी संगठनों ने भारत में इस्तेमाल किया है अपनी कार्यवाही करने के लिए। यार पी सिंह भाई, मैं बोर हो गया यार, क्या करूं। ऑब्वियस चीजें बोलनी पड़ रही हैं यार पी सिंह। इससे अच्छा तो मैं ये कह दूं कि भाई अजीत डोभाल जी ने जो कोट पहना है वो ब्लैक है, और जो उनके सामने है वो मैरून कलर का है, और जो है टाई रेड कलर की है। जो लोग बैठे हुए वो इंसान है, एलियंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं जो है मैं क्या करूं भाई, क्या करूं। चलो आगे चलते हैं। और नीचे भाइयों डिस्कोर्स सबका पूरा वो चल रहा है, इसको ये वीडियो देखते ही जो है फटाक से डिस्कोर्स सब पे जाइएगा। भाई की स्ट्रीम होने वाली है,
इसको फटाक से एंड करते हैं। not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के अबे भरोसा करिए, क्या नाम है इसका, राठी भाई इसलिए उठाया जाता है क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है। सूरा बकरा में ढेरों आयतें पड़ी हुई हैं, सूरा तौबा में ढेरों आयतें पड़ी हैं। जाइए सूरह तौबा खोल के पढ़ लीजिए, कहां पे लिखा गया है कि घात में बैठो और मार दो। चलो ठीक है, किसी मुसलमान ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसी किताब को अपने सर मत्थे लगाता है और उस किताब के खिलाफ आप कुछ कह देंगे तो आपका जो खतना नीचे हो रखा है, शायद आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, वो ऊपर से हो जाएगा। इसलिए इस्लाम को कहा जाता है, इस्लाम को फॉलो करने वाली कम्युनिटी को कहा जाता है। हिंदुओं पे आप ये आर्गुमेंट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि भैया हमारे में नहीं लिखा हुआ है कि मुल्लों को पकड़ के, मतलब नहीं, हमारे में उसके ऑपोजिट लिखा हुआ है, अपने बात अपने देश पे हमला कर दो। नहीं, हम कहेंगे कि वो भगवान श्री राम ने जो लक्ष्मण से कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर है, उसके सम्मान के लिए उन्होंने सोने की लंका छोड़ दी, तो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि वो सिर्फ एक हिंदू ने किया है। और अगर इस्लाम के नाम पे कोई कलमा पूछ पूछ के मार रहा है तो हम इस्लाम और इस्लाम को फॉलो करने वाली कम्युनिटी, जिसको मुस्लिम कहा जाता है, उसका नाम लेके कहेंगे। इन सभी बताओ जो भी किसी रिलीजन के फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो उनके फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदुइज्म के फंडामेंटल्स वैसे नहीं है तो जो हिंदू ऐसा कर रहा है उसको आप हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो होगा वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा या फिर ध्यान व्यान करेगा, ठीक है, या फिर संन्यास ले लेगा, वो होगा एक्सट्रीम लेवल ऑफ हिंदू। और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट आप दूसरे वाले को कह सकते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए उसको इसके आइडेंटिटी को आप रिलीजन से जोड़ सकते हैं, हमारे वाले को नहीं जोड़ सकते। एग्जैक्टली। ये ध्रुव राठी फैलेसी की है आपने यहाँ पे। नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से यह किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद गमन। बार बार फिल्में, क्योंकि देखिए जब पाकिस्तानी मिलके हमला कर रहे हैं तो वो बलूचियों के साथ मिलके कर रहे हैं, और बलूची खुद पाकिस्तान से लड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं उस मूवी में, लेकिन वो काफिरों को मारने के नाम पे एक साथ आ गए हैं। इसलिए अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर जैसे नाराओं का यूज किया गया है, क्योंकि चूतिया नंदन आधे से ज्यादा जो उस अटैक में थे वो खुद पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानियों को मारने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर, इसलिए वो नारे लग रहे थे, क्योंकि अल्लाहू अकबर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है और ये उनकी यूनाइटिंग आइडियोलॉजी थी, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं। और चिरकुटाधीश साला इनके पाकिस्तान के जो नारे होते हैं, पाकिस्तान की जब पाकिस्तान की आर्मी की जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें पाकिस्तान की जिंदाबाद से ज्यादा नारे अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के लगते हैं। और तुम सुसुर वो तो कहते हैं भैया कि हाँ, वो कहते हैं कि हम जो है फ्लैग के सामने वो भी नहीं करेंगे, सर भी नहीं झुकाएंगे, क्योंकि सर तो जो है केवल अल्लाह के सामने झुकाएंगे ऐसा करके। और नेशन के कॉन्सेप्ट को उतना नहीं मानते जितना वो रिलीजन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो वो ज्यादा नाराए जो है वो रिलीजियस ही लगाते हैं मोस्टली। एग्जैक्टली। अब जब ससुर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद से ज्यादा अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाती है, तुम ससुर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आतंकवादी जिसमें बलोची हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा खास प्यार है नहीं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ खड़ा करके तुम्हारे मुंह में डालना पड़ेगा। मैं बन मक्खन की बात कर रहा हूं कि ताकि तुम 2 मिनट के लिए तो झूठ ना बोलो। अब पता नहीं बन मक्खन गोल होता है, उसको खड़ा कैसे करेंगे,
लेकिन ये है कि अगर उसको आधे पीस में काट दिया जाए तो दो हिस्से होते हैं, तो जो लंबा वाला होता है तो उसको ऐसे खड़ा करके आपको दिया जा सकता है ताकि मेरी वीडियो डिमोनेटाइज ना हो। तो भाइयों, और जय हिंद के नारे क्यों नहीं लगे? क्योंकि शायद वो जासूस हमारा खुफिया जासूस है, ठीक है? अगर वो जय हिंद के नारे ऐसा बोला इसने, सॉरी मैंने सुना नहीं। सुनिए किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद्गम। बार बार फिल्म में आदित्य धर, क्योंकि देखिए यार, मतलब समझिए भाई, आप समझिए, जो हमजा अली मजारी का कैरेक्टर है वो जासूस है इंडिया का, ठीक है? वो मतलब वो रहमान डकैत को मारने के बाद अगर पाकिस्तान में जय हिंद चिल्लाने लग जाएगा ना, तो ध्रुव राठी भाई थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब इश्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? वो आजकल आप मूवीज नहीं देख रहे हैं, डे वन एस स्पाई इन पाकिस्तान, मतलब वो वाला केस हो जाएगा। और जय हिंद इसलिए भी नहीं सुनाया जा रहा है क्योंकि रहमान डकैत ईश्वर से प्रार्थना, मतलब सॉरी क्षमा करिएगा, मजारी, हमजा मजारी का जो कैरेक्टर है उसको दुख हो रहा है, क्योंकि एक लगाव हो जाता है। क्योंकि आपके एक बहुत बड़े मतलब रिव्यूअर ने कहा था लेफ्ट विंग के कि उसमें गिल्ट नहीं दिखाया जाता, इतने दिन तक जो है वो रहमान डकैत के साथ रहता है, उसका राइट हैंड बन के रहता है, लेकिन उसको एक झटके में मार देता है। और क्यों मार देता है? क्योंकि हाँ, उसको याद आता है कि जब हिंदुस्तानी मर रहे थे तो ये हंसते हुए नारे लगा रहा था अल्लाहू अकबर के। लेकिन हाँ, एक गिल्ट होता है, वो ईश्वर से प्रार्थना है, वो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो नीच है जिसने भारतीयों का रक्त का खून बहाया है, इसकी आत्मा को भी माया से सत्य की ओर ले जाएं, इसको भी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं। इमोशनल मोमेंट है। और पी सिंह कुछ कह रहे थे क्या तुम? शायद नहीं वही मतलब उसको अल्टीमेटली इस बात का थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि ये मेरे पे ट्रस्ट कर रहा था और फिर मैंने ऐसा करा, तो उसलिए वो क्षमा मांग रहा है या वैसा करके कुछ है, और उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है वैसे, आई थिंक। एग्जैक्टली। ने ये अस वर्सेस देम का नफरत खोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई। जो कुछ भी आपने बताया वो हमें तो नहीं सुनाई दिया पूरी मूवी में। हो सकता है उस फ्रीक्वेंसी पे, उस सीटी के माध्यम से कुछ बातें ऐसी कही गई हों जो सिर्फ एक विशेष प्रजाति की, जिनका नाम अभी आपने लिया है, उनको सुनाई देती हो। हाँ, जाके पढ़िए। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, जो मुसलमानों को दंगों में लीड किया करता था, उसको सरकारी संरक्षण था, उसको सरकार बचाती थी, क्योंकि ससुर के नाती वो एमएलए था उनका, जो आज की डेट में नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर किसी कैरेक्टर को या किसी ऐसे व्यक्ति को, और जो हाँ इनके संगठन से पकड़े गए हैं, साबुद्दीन का भूल गए, जिनके हथियार पाकिस्तान से आते थे, कि अगर इनके लोगों के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये लोग दंगा कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने दंगा किया है और इनके ग्रुप से, इनके गैंग से पाकिस्तान से रिलेटेड लोग पकड़े गए हैं। और हाँ, ये लोग उन सरकारों में मंत्री थे, नेता थे, समझे नीच? डॉग विस्लिंग नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं, उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। आयरनी ये है कि आप कह रहे हैं कम्युनल हेट्रेड फैलाने वालों तक बहुत सी चीजें पहुंच जाएंगी। बहुत सी चीजें जो आपने बोली हैं वो हम तक नहीं पहुंची, वो हम में से किसी तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो फिल्म में शायद उस साउंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं थी जिसको आपके कान ही इन्फर कर सकते हैं। मैं जर्मन शेफर्ड सुन के जर्मन शेफर्ड समाज का जो है द्रोही या उनका गुस्सा नहीं झेलना चाहता, लेकिन आपकी मतलब लॉजिक कुछ ऐसे ही है। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस
ये मतलब डॉग विस्लिंग वाली फ्रीक्वेंसी में ही आदित्य धर ने कभी कुछ ऐसा डायलॉग डाला होगा जो सिर्फ ध्रुव राठी को सुनाई दिया है। बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया। लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो देखिए समझिए मतलब ध्रुव राठी जी, क्योंकि जो विलन साइड है वो पाकिस्तान की तरफ से है, तो इंडिया पे हमला करने के लिए जब वो मेहनत कर रहा है और वो कामयाब होगा तो वो सेलिब्रेट करेगा, समझिए। अभी देखिए अगर पाकिस्तानी आतंकवादी आतंकवाद में सफल होने के पश्चात अगर वो दुखी दिखाई देते हैं, वो थोड़ा स्टोरी के हिसाब से जाएगा नहीं। प्लीज कुड यू एक्सप्लेन, मतलब लाइक कि ऐसी मूवी हम कैसे बना सकते हैं कि आतंकवादी जो है वो अपने हमले में सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद वो बैठ के रो रहा है। थोड़ा मतलब मुझे कितने लोग मार दिए। हाँ एग्जैक्टली। मैं क्या बोलूं, ये भी बहुत ही ऑब्वियस है। मतलब उनका पूरा पर्पस ही था कि ये सक्सेसफुल हो, तो सक्सेसफुल हो गया तो वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब अगेन ऑब्वियस है बहुत। और 26/11 का हमला होने के बाद जब उनके ऊपर कोई रिटेलिएशन नहीं किया गया, इस बात को लेके भाई वो खुश ही होंगे क्योंकि वो जिंदा हैं। और हाँ, वो आपको डरपोक भी समझेंगे, बिल्कुल। यार पी सिंह, आई जस्ट वांट टू नो कि 26/11 वाला हमला हुआ है लेकिन उनका कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है, वो जिंदा बच गए हैं, तो उनको दुखी क्यों होना चाहिए? पी सिंह तुम 2 मिनट समझाओ। गेट पे कोई आया है, मैं गेट खोल के आता हूँ, ठीक है? दुखी उनको जिंदा बचने के लिए दुखी इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो अगर शहीद हो जाते, मर जाते, तो वह हेवन में जाते और हेवन में जो है उनको हूरें मिलती। ठीक है, जो भी और भी डिस्क्रिप्शन है। तो अंदर में उनके मन से लाइक खुशी भी थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बट ये दुख भी था कि जो मर गए उनको वो मिलेगा जो हमें नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये कारण हो सकता है दुख होने का। हाँ एग्जैक्टली, हुरे, ओह माय गॉड, पी सिंह सीरियसली डिबेटर इन चीफ फॉर ए रीजन। आगे चलते हैं। का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सारस्कर, तुकाराम ओम्बले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे, अब आपको समझना पड़ेगा राठी जी कि घटना ये पाकिस्तान की है, ठीक है? तो जिन शहीदों का आपने नाम लिया है, वो उनके बारे में सोच के पाकिस्तानी नहीं दुखी होने वाले, और ना ही हमजा उनके सामने करने वाला है कि ये जो हमारे शहीद हैं तुकाराम जी, उनके सामने अगर उनकी प्रशंसा करेगा या करेगा तो उसको मतलब समझ रहे हैं ना, मंगल भवन हो जाएगा, उसका हार चढ़ जाएगा उसकी फोटो पे। और पाकिस्तानी स्पेशली टेररिस्ट उसको नहीं करने वाले, उनको ग्लोरीफाई नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी वजह से उनका प्रोपेगेंडा फेल हुआ है कि पाकिस्तान की सीनरी दिखाई जा रही है, इंडिया की नहीं दिखाई जा रही है। हेलो भैया, लगता है भैया के गेट पे फिर से कोई आ गया। एसआई तुकाराम ओम्बले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस है, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को। तो गाइस सॉरी, एक्चुअली सच में जो है काफी लोग आ गए थे मेजरली रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही। तो हाँ, इसने क्या बोला यार पी सिंह? हाँ तो भाई देखो, नहीं दिखाया जा सकता। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये कह रहा है कि वो उन लोगों का नाम नहीं लिया जो शहीद हुए थे, उनको नहीं दिखाया गया, और वो लोग जानबूझ के उसको जिंदा पकड़ रहे थे क्योंकि वो विटनेस था कसाब।
क्योंकि भाई शायद आप भूल रहे हैं कि मूवी पाकिस्तान में बेस्ड है, वहां पे उसको उनको नहीं सेलिब्रेट किया जा सकता क्योंकि उनकी वजह से उनके प्लान्स फॉइल हुए हैं, समझे? निकृष्ट व्यक्ति। डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पांसिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं। ये तो सॉरी, ये खुद की बातें बोल रहे हैं कि जो इसको कहा जाता है कर दो, बस जाके बोल देता है। ना तो इसने मूवी देखी है, ना कभी फैक्ट्स चेक करता है, कुछ भी नहीं करता, बस आके स्क्रिप्ट पढ़ देता है और हाथ हिलाता है ऐसे। एग्जैक्टली, कभी-कभी फेक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने लग जाते हैं, कभी-कभी हनी ब्राउज़र को प्रमोट कर हनी ब्राउज़र क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन को प्रमोट करने लग जाते हैं, जो व्यूअर से जो है पैसे ठग रहा हो। और अभी ये जो वायरफ के नाम ले रहा था, जिसको सपोर्ट कर रहा था, उसमें शाहरुख खान है, टाइगर श्रॉफ है, जो दोनों गुट का प्रमोट कर रहे हैं। और जितना भी मैंने कास्ट देखी है धुरंधर की, उनको मैंने जनरली गुट का प्रमोट करते हुए तो नहीं देखा है। क्या आपने आर माधवन की कोई विमल खाते नहीं देखा, हुए? नहीं देखा। मैंने तो रणवीर सिंह की भी नहीं देखी, हो सकता है हो, बहुत टीवी नहीं देखता हाँ, था। नहीं देखा। रणवीर सिंह की वो देखी है, चिंग्स, चटनी, वो सब देखा है, बट गुट का तो नहीं देखा। और अर्जुन रामपाल का जुबान नहीं, केसरी नहीं देखा ना? तो यार नहीं मैंने मतलब इसको कौन सी फैलेसी कहते हैं? फैलेसी गई माँ खुदा ने है भाई, कुछ तो है, समझ लो, मतलब है। तो कभी नफरत झूठ प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने देखिए भाई, इसको कहते हैं कि गे नहीं, एक तो इसके पतले पतले हाथ देख के ना मेरी अजीब अजीब से वर्ड्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में। इसको कहते हैं ग्रे कैरेक्टर डिजाइन, जिसमें आप विलेन के हर एस्पेक्ट को दिखाते हैं। थैनोस याद है? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स डिजाइन करना कहते हैं इसको। थैनोस याद है एवेंजर्स का, जिसके आपने बहुत तारीफ की थी? उसकी अच्छी बातें भी बताई जाती है, उसकी गलत बातें भी बताई जाती है। एक समय पे जाके आप उसके साथ शायद सिंपैथाइज करने लग जाते हैं कि क्या रीजन है उसका पॉपुलेशन कंट्रोल करने के इतने बड़े मिशन का। वासेपुर, जिसको आप इतना प्रमोट कर रहे थे, उसमें जो इतना क्रूर, इतना जुल्मी कैरेक्टर है, जो अपने ही दोस्त की गर्दन काट देता है। क्यों? क्योंकि उसने मुखबिरी की होती है। उसके लाइफ के हर एस्पेक्ट को दिखाया जाता है, उसके ऊपर गाने दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर आप उसको देखते हैं क्योंकि जनरली उसमें हिंदू को मारता है वो जाके लास्ट में, आप उसको प्रमोट करते हैं यार। तो बेसिकली जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, उसके भी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट में जब वो मारा जा रहा होता है तो आप उसके लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति रखेंगे, नहीं। उसकी वो हरकतें भी दिखाई गई कि जिसकी वजह से उससे नफरत बनती है कि जब लोग मारे जा रहे हैं वो सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए जब आप उसको लास्ट में कुत्ते की तरह मरते हुए देखते हैं तो आप रणवीर सिंह के कैरेक्टर के लिए चीयर कर रहे होते हैं। मूवी से जो देख के निकला हो वो उसके जैसा नहीं बनना चाहता है, वो इनफैक्ट उस कैरेक्टर से नफरत करता है। ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहां पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस, मैं कह रहा हूं आपने पैरोडी देख ली, जैसे एनिमे की हेंटाई नहीं होती है, बर्फ का कोई सीन नहीं है, मचोदा है। और रंबो हो नहीं है, रंबा हो है, रंबो बोल रहा है।
एग्जैक्टली जेम्स बॉन्ड की एक फेवरेट मूवी का मेरा जो सीन है उसमें वो चलता है, माय बेबी शॉट मी डाउन, उसमें गन फाइट चल रही होती है। हाँ उसको मूवी को इंटरेस्टिंग विजुअली अपीलिंग बनाना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर को आप कैरेक्टर को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, नहीं, आप जब एंड आ रहा होता है आप चाहते हैं कि ये कब मरेगा। रणवीर सिंह इसको छोड़ना मत। रैम्बो हो चू। कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेड़ से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को कितनी पागलपंती वाली चीज है। और अपने पुराने वीडियो में जब ये ट्रेलर का रिव्यू कर रहे थे तो ये भी कह रहे थे कैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इन्होंने कहा था सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इन्होंने कहा था कमजोर होते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सीक्रेट गेम्स नाम की एक वेब सीरीज आई थी जिसकी आपने बहुत तारीफ की थी। उसके सीन्स मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसके सीन्स को मैं यहाँ पे परिभाषित डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, उसमें क्या दिखाया गया, क्या क्या दिखाया गया है? एक छोटे से बर्फ तोड़ने वाली एक औजार होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उससे गोद गोद के फुल व्यू में डे लाइट में एक आदमी को मारा जा रहा है। एक आदमी है जिसका सिर काट दिया जा रहा है। एक बच्चा है जो कह रहे तरबूज की तरह सर फट गया। बच्चा है जिसका सर फोड़ दिया जा रहा है पत्थर से मार मार के। वो वाला सीन याद है जिसमें वो परपेंडिकुलर का, डेफिनेट का, परपेंडिकुलर का, वो सुल्तान सिंह जो है उसको ठीक है, सीन जिसमें एक आदमी के ऊपर इतनी गोलियां दागी जा रही हैं कि उसके शरीर का हलवा बन जाता है। आप उस मूवी को अप्रिशिएट कर रहे थे और आप अपनी बीवी को लेके उस शो को, गेम ऑफ थ्रोन्स के उस शो को अप्रिशिएट करने गए थे अपनी वीडियोस में, जहां पे आप जलती हुई कढ़ाई में फेंकने के बारे में कह रहे हैं। वो पिघला हुआ सोना उसके सिर पे डाल के उसको मार दिया जाता है और गर्दनें तो इस तरीके से कटती हैं कि शायद आप एक सीजन में एक हाथ पे काउंट, मतलब अपने पूरे हाथ और पैर की उंगलियां लगाते तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इतनी ब्रूटल डेथ्स दिखाई गई हैं, आग से जिंदा जला दिया जाता है। तो अगर आपका ही लॉजिक लगाया जाए और ऐसे लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर आदमी हो यार तुम। तो आपके बाइसेप्स देख के लग रहा है कि मैं आपको सलाह दूं कि हिलाया कम करिए, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट तो रहो यार कम से कम। और कुछ कहना है इस पे पी सिंह? एक छोटा सा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जब किसी सीन को देख करके वाह कितना अच्छा सीन है कहते हैं तो ही आप उस मूवी को देख के एंजॉय करते हैं। लोग हॉरर भी देखते हैं और बहुत सारे दूसरे जॉनर होते हैं, कुछ मतलब इस तरह के सीन भी एंजॉय करते हैं, बहुत बार कॉम्प्लेक्स सीन्स होते हैं उनको भी एंजॉय करते हैं। हमेशा केवल अच्छा अच्छा दिखे और तभी आप एंजॉय करें ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो फिर बोरिंग हो जाएगा ना। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। और हम वो एंजॉय करते हैं कि हाँ हमारे एजेंट्स के कारनामों की वजह से पाकिस्तान में इतना खून खराबा हो रहा है, उनके साथ खून खराबा हो रहा है जो हमारे देश में आके खून खराबा करते हैं, इसलिए हम धुरंधर का वायलेंस एंजॉय करते हैं। ध्रुव राठी। इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है, वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को अरे यार मतलब इससे पहले मैं इसको गरिया दूं, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिबंक कर ही दिए हैं पी सिंह। हाँ कुछ नहीं है अब इसमें। हाँ, इसके पहले मैं गरिया के अपनी वीडियो डिमोनेटाइज करवा लूं। तो भाइयों क्योंकि भाइयों मैं गालियां नहीं दे सकता हूं, तो प्लीज मुझे इसके लिए कुछ शुद्ध शाकाहारी गालियां कमेंट्स में लिख के दीजिए।
और अगर आपको इस वीडियो में शेयर किए गए फैक्ट्स पसंद आए हैं और आपको लगता है कि ये नॉर्मल ऑडियंस तक, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन बच्चों तक जो ध्रुव राठी की वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप करिए वीडियो को। पता नहीं हाइप वाली बटन आएगी भी कि नहीं मेरे में। तो चले। हाँ, बाय बाय। अच्छा, हाँ, ये वीडियो मतलब पता नहीं कब अपलोड होगी, लेकिन देखने के बाद जो है पीसिंग का भी वो चल रहा होगा स्ट्रीम, तो उसको जरूर देखिएगा भाइयों। ठीक है, सबको वो तो अभी सबको स्टार्ट जय हो श्री गई राम। तो जय श्री राम। सबको जय श्री राम भाइयों।